हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर इन अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर सीरीज। जो लास्ट लेक्चर था वहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। एक था हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या जिसको हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, एंड सेकेंडली वी हैव सीन अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जहाँ पर दो टिपिकल अप्लीकेशंस हमने देखे थे। तो क्या कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहाँ पर तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस हमने देखे थे। तो जो पहला था इट वाज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है इट वाज क्यू अपॉन लेंथ, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन दैट गिवन लीनियर एलिमेंट, जो वायर वगैरह हो सकता था, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट वायर। और इसका जो यूनिट था वो क्या निकल कर आया था, कूलम पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने Q इज इक्वल टू लैम्बडा एल ऐसे भी रिलेशनशिप को डिराइव किया था। सेकेंडली हमने देखा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी चार्ज को अगर आप सरफेस पर रखते हो तो इट गेट यूनिफॉर्मली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दैट सरफेस। उस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उसे हमने सिग्मा कहा था, एंड सिग्मा वॉज इक्वल टू क्यू अपॉन सरफेस एरिया, जिस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इवनली। इसका जो यूनिट था वो था कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्डली वी हैव सीन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हमने रो से रिप्रेजेंट किया था, विच वॉज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ पर आप क्यू को वॉल्यूम इंटू रो भी लिख सकते हैं। एंड सेकेंडली जो यूनिट है उसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का वो क्या था, कूलम पर मीटर क्यूब। ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर्ड था वाइल गोइंग टू स्टडी अप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, चलो अगर मैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन में बात करूँ तो दो एप्लीकेशंस हमने स्टडी किए थे। पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्पीयर, जिसमें हमने हॉलो स्पीयर कंसिडर किया था। यहाँ हमने समझा था कि अगर मेरे पास कोई एक कंडक्टिंग स्पीयर है, हॉलो स्पीयर है, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट इट्स एरिया, बराबर है। और यहाँ अगर मैं कोई पी पॉइंट लेता हूँ तो पी पॉइंट अगर हमारे इस स्पीयर से मान लीजिए स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और स्पीयर का रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो हमने समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वॉज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या था, टोटल चार्ज डिपॉजिटेड अलॉन्ग द सरफेस, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के, जो यूजुअल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो स्मॉल आर है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड डिस्टेंस वाज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर। कौन सा स्पीयर, जिसके ऊपर हमने चार्ज डिपॉजिट किया था। यही ना दूसरा भी फॉर्मूला निकल कर आया था इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो क्या था, सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर का स्क्वायर। हमने देखा था जब आपका पॉइंट बहुत दूरी पर हो, किसके कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ स्फीयर के कंपैरिजन में, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलती है वो कम होते जाती है विथ रिगार्ड टू इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर मैं सरफेस की बात करूं, एट सरफेस, तो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, दैट वुड बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझना, अब स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू, देयरफॉर यू कैन राइट हियर कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो जाता है। और दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, दैट वुड बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, तो वो रेशो आप निगेट कर सकते हो, उसको 1 लिख सकते हो। यहाँ पर हम समझते थे कि ये जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, बिकॉज कैपिटल आर इज लेसर एज कंपेयर टू स्मॉल आर व्हेन पॉइंट पी इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कहाँ पर मिल रही थी हमें, सरफेस पे, यही वैल्यू होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर अ स्फीयर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड मेड अप ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। यहाँ पर हमने ग्राफ भी देखा था इसे, यहाँ पर ग्राफ में हमें समझा था, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज डिस्टेंस आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो होती है, कब तक, जब तक आपका ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर इट बिकम्स इक्वल टू
रेडियस ऑफ द स्पीयर। तो जब हम स्पीयर के रेडियस पर आएंगे तभी चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। तो जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था वो कुछ ऐसा था। So this was the value of maximum electric field intensity which was given by sigma upon epsilon naught, and then onwards electric field intensity was inversely proportional to r का square. So this was the typical graph for intensity variation with respect to distance where we have to find electric field intensity, right? तो ये था यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए। बाद में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। सो सेकंड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। अब इस केस में हमने क्या समझा था कि अगर मेरे पास कोई वायर है, ठीक, उस पर सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस अगर ऐसे डिपॉजिटेड है, यहां से एट डिस्टेंस आर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं और कहता हूं उस पॉइंट को पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी एक्सर्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका क्या फॉर्मूला निकल कर आया था? दैट वाज Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, सॉरी आर इंटू एल। और सेकेंडली अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात करूं जहां पर लैम्बडा वाज इक्वल टू क्यू अपॉन एल था, सो इट वाज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ दोनों ही केस में हमने समझा था कि जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ योर वायर, ठीक है। ग्राफ की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है वो कुछ हमें इस तरीके से कर्व दिखाई दे रहा था, वेयर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये चीज़ भी हमने ऑलरेडी देख ली है। अब आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे के जो अप्लीकेशंस है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक स्पीयर, जिसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ स्पीयर भी कहेंगे, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ चार्जेस, उसको हम स्टडी करेंगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू दोज एप्लीकेशन हम क्या कर लेते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं उसको भी देख लेते हैं, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के एक दो क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ पर उतना ही देखेंगे, आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम सीईटी के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेंगे रिगार्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम है वो क्या दिया है भैया, एग्जाम्पल 8.1, अ स्पीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। तो स्पीयर की रेडियस देकर रखी है, चार्ज का वैल्यू देकर रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड first at the distance of 30 centimeter from the center of sphere, secondly at the surface of sphere, and thirdly at the distance of 5 centimeter from the center of sphere। तो मान लो मेरे पास इस तरीके से एक स्पीयर है, दिस इज द स्पीयर, ठीक। इस स्पीयर की जो रेडियस है दे हैव सेड इट एज 10 सेंटीमीटर, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इट इज 1 माइक्रोकूलम विच इज नथिंग बट 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। एंड फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर। तो भैया स्वाभाविक सी बात है, अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो जो 30 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस होगा वो काफ़ी दूर होगा। तो लेट्स से दिस इज माई पॉइंट P, फर्स्ट केस दिस इज माई पॉइंट P which is situated at distance of 30 centimeter here. So I am drawing this like this where small r is 30 centimeter. तो चलो पहली केस को सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। तो चलो Q की वैल्यू इज हाउ मच, 1 माइक्रोकूलम, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, अच्छा एक काम कर लेते हैं, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है इट इज 9 इंटू 10⁻9 होती है। कब, अगर ये पूरा सेटअप कहाँ रखा होगा, फ्री स्पेस में रखा होगा। इन्होंने कोई मीडियम की बात तो करी ही नहीं है कि किस मीडियम में ये पर्टिकुलर सेटअप रखा है, तो हम मान लेते हैं कि ये सारा जो है वो फ्री स्पेस में है। तो एक काम कर लेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को डायरेक्टली 9 इंटू 10⁻9 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 विच इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। नाउ हाउ मच इज R, 30 सेंटीमीटर विच इज 0.3 मीटर, और उसका हम कर लेंगे स्क्वायर। तो चलो दिस वुड बी E इज इक्वल टू, वी हैव गॉट 9 इंटू 10⁻9
3, yes, and what we left with is 0.09. 0.3 का स्क्वायर वुड बी 0.09. तो एक काम कर लेते भैया, 9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय दिस वुड बी 9 इंटू 10⁻², -2 ऊपर चले जाएगा तो +2, एंड दैट विल बिकम 1 इंटू 10⁵. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, या आप वोल्ट पर मीटर में भी उसको मेजर कर सकते हो. तो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. कहाँ पर? एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर. तो भैया देखो सेकंड में यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ. एट द सरफेस ऑफ स्फीयर अगर करना है तो स्मॉल आर की वैल्यू की बजाय क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल आर की वैल्यू. तो कैपिटल आर की वैल्यू का स्क्वायर, बिकॉज स्मॉल आर विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल आर when it comes to surface of sphere. So the formula would become E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught कैपिटल R का स्क्वायर हम जानते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught होता है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय ये Q की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻6 एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर विच इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो वो हो जाएगा 0.01, विच आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 1 इंटू 10⁻². ठीक है, चलो अब देखो ये 10⁻² ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा +2 बराबर है. सो 9 + 2 इज 11, 11 - 6 इज 10⁵. सो माय फाइनल आंसर वुड बी हाउ मच? 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम. ठीक, चलो ये हो गया भैया सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व. अब थर्ड क्या पूछा है? एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर. तो सेंटर ऑफ स्फीयर से अगर 5 सेंटीमीटर में मेजर करता हूं तो ये हो गया इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, और हम जानते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इनसाइड चार्जेस 0 होते हैं. तो एज चार्जेस आर 0 आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो एज क्यू विल बी 0 इनसाइड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑल्सो बी 0. तो थर्ड का जो आंसर है वो 0 ही है. फर्स्ट और सेकंड के केस में जो कैलकुलेशन है वी हैव ऑलरेडी सीन देम. अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. क्या दिया है क्वेश्चन? द लेंथ ऑफ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर. तो एक वायर है जिसकी लेंथ हमें देकर रखी है विच इज 2 मीटर, इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम. क्यू की भी वैल्यू देकर रखी है 3 माइक्रोकूलम, दैट इज 3 इंटू 10⁻6 कूलम. कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, मतलब लैम्बडा. अब पता है भैया लैम्बडा इज व्हाट? Q/L. तो ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. देन सेकंडली दे हैव आस्क्ड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ वायर एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर. तो चलो देख लो, एकदम सिंपल है. सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको अगर हम देखें तो वी हैव बीन गिवन लेंथ ऑफ वायर 2 मीटर and charge given as 3 microcoulomb which is 3 into 10⁻6 coulomb. फर्स्ट हमें लैम्बडा फाइंड करना है. सो लैम्बडा इज Q/L. आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज 3/2 इज व्हाट? 1.5 इंटू 10⁻6 कूलम पर मीटर. दिस इज चार्ज डेंसिटी. और सेकंड उन्होंने क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो वी नो Q इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय R इंटू L, राइट. तो यहाँ पे R की जो वैल्यू है हाउ मच इज R? 1.5 मीटर. देखो यहाँ पे बोला है ना 1.5 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ E इज इक्वल टू, देखो Q की वैल्यू हमारे पास है, Q की वैल्यू है, R की भी वैल्यू है, L की भी वैल्यू है. अब ये जो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ. कैसे लिख सकता हूँ? तो देखो मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है मुझे, वो कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 होती है. ठीक है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर है. तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट. दैट मीन्स आई कैन डायरेक्टली पुट हियर 2 टाइम्स ऑफ सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय Q अपॉन R इंटू L. तो चलो फट से वैल्यू रख लेते हैं. E is equal to 2 into 9 into 10⁻9 multiplied by how much charge? 3 into 10⁻6 coulomb divided by what is the value of R? 1.5 meter. And what was the value of length? Length is 2 meter. तो E would be equal to, देखो 1.5 into 2 कितना होता है? 3. तो ये कट हो गया. इस 3 के साथ ऊपर क्या बचा है? 18. सो 18 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 हो जाएगा 10⁻3. सो 18 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो हमने दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट कर ली है. सबसे पहले लैम्बडा फाइंड किया था विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड सेकेंडली वी हैव फाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दो छोटे न्यूमेरिकल्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जुड़े हुए हैं फॉर द स्फीयर, जहाँ पर हमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है सिग्मा वगैरह उनका यूज़ होने वाला है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो क्या दिया है, द अर्थ सरफेस इज ट्रीटेड एज अ कंडक्टिंग सरफेस, what should be the surface density of charge sigma so that proton remains suspended in space near the earth's surface, given m be the mass of proton, e be the charge on proton, g is the gravitational acceleration and एप्सिलॉन नॉट इज गिवन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सेंटेंस बाय सेंटेंस डाइसेक्ट करके समझते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मेरे पास इस तरीके से मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के सरफेस को कंडक्टिंग सरफेस अगर माना जाए तो आई कैन कंसिडर अर्थ एज अ कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसके ऊपर मान लेते हैं कोई एक चार्ज डिपॉजिटेड है, तो उस चार्ज को उन्होंने कहा है सिग्मा। जनरली हम चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर, बट उन्होंने सिग्मा से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बोला है। सो सिग्मा इज द चार्ज डिपॉजिटेड। अब हो क्या रहा है, इन चार्जेस के कारण जो इस पूरे स्फीयर के सरफेस पर डिपॉजिट होंगे, इसके कारण क्या होगा, अगर मैं कोई प्रोटॉन इस सरफेस पर ला रहा हूं, किसके सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, तो वो हवा में ही ऐसे हैंगिंग पोजीशन पे है, मतलब इट रिमेन्स सस्पेंडेड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये कब पॉसिबल है, कोई प्रोटॉन, मान लो मैं यहाँ पर एक जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसे एक प्रोटॉन ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्रोटॉन अर्थ के सरफेस पर हैंग क्यों रहेगा, ये तब पॉसिबल है अगर प्रोटॉन को जो अर्थ का ग्रेविटेशन अपनी सेंटर की ओर खींच रहा होगा, मतलब प्रोटॉन पे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स को बैलेंस कर दिया जाएगा बाय द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ अपॉन द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और अर्थ के बीच में क्या लगना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, जो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, तब जाके प्रोटॉन जो है वो सस्पेंडेड रहेगा। अब हमें उन्होंने जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर रखी है वो क्या देकर रखी है कि ये जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का मास है स्मॉल m, ठीक है, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल g। तो हम कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा कहाँ पर, इस प्रोटॉन पर, दैट एफ जी वुड बी इक्वल टू m इंटू जी, जो कि नॉर्मल कन्वेंशन है, हम यूज करते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर इस प्रोटॉन पर क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा किस पर, इस पर्टिकुलर प्रोटॉन पर, उसकी वैल्यू होनी चाहिए चार्ज ऑन प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। नाउ चार्ज अपॉन प्रोटॉन उन्होंने ई बोल के रखा है, ऊपर लिखा है, क्या लिखा है भैया देखो, E is the charge on proton। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन पे लग रहा होगा, दैट वुड बी चार्ज अपॉन दैट प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय दिस अर्थ। तो यहाँ पर एफ ई विल बी इक्वल टू एफ जी, ऐसा इक्वेशन बनेगा और हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा। फाइनल आंसर में उन्होंने हमसे पूछा क्या है, व्हाट दे हैव आस्क्ड इज व्हाट शुड बी द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा, मतलब इस अर्थ पर जो मैं सिग्मा चार्ज को डिपॉजिट करने वाला हूं, उसके कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होगी, और वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसी के कारण हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करने वाली है प्रोटॉन पे, वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपल अप्रोच रखेंगे। सबसे पहले जो कंडीशन बोली है सस्पेंडेड वाली, उसके हिसाब से आई एम राइटिंग हियर F of E, that is electrostatic force exerted upon the proton by earth would be exactly equal to gravitational force। ठीक है, now electrostatic force would be charge on proton is given by E multiplied by electric field intensity is nothing but mg। अब देखो जो मैं लिखने वाला हूं आगे आपको रिकॉल करना पड़ेगा, चार्ज ई को मैंने जैसे का वैसे लिखा है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, अगेन दिस इज इक्वल टू mg। अब देखो क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी। अब ये जो
फाई है, व्हाट इज फाई? फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस एज पर गॉस। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा अर्थ का सरफेस है इस पर उन्होंने कितना चार्ज देकर रखा है, सिग्मा चार्ज देकर रखा है। तो सिग्मा चार्ज के कारण क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इस स्फीयर से मतलब हमारे अर्थ से पास हो रहा होगा। तो इस फाई की वैल्यू मतलब अगर मुझे फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसने सारे चार्जेस को एंक्लोज किया है अपने अंदर, और हम जानते हैं फाई कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर मैं फाई को रिप्लेस करके लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ई इंटू फाई इज नथिंग बट चार्ज ऑन अर्थ विच इज सिग्मा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और बचता है हमारे पास ए विल बी इक्वल टू एम जी। यहां तक बात आ गई समझ में। अब देखो ध्यान से, दिस सिग्मा इज द चार्ज डिपॉजिटेड अपॉन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वो सिग्मा था। हमें पता है भैया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है अर्थ के लिए, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आई कैन राइट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज डिपॉजिटेड अपॉन दैट सरफेस एरिया। तो क्या मैं सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलो इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में रख देंगे। सो आई गेट ई इंटू सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, राइट, एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अब देखो सीधी सी बात है, एरिया एरिया मैं कैंसिल कर सकता हूँ एंड हियर इट इज एम जी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या निकल कर आया बेटा, mg multiplied by epsilon naught divided by E, which is my option B here। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट तो है ही हमारे पास, बस हमें इस वैल्यू को कंसिडर करना था जो ऑप्शन बी के अंदर आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। A conducting sphere of radius 0.1 meter has uniform charge density of 1.8 microcoulomb per meter square। तो रेडियस देकर रखा है स्पीयर का विच इज 0.1 मीटर एंड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो ये होता है भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज 1.8 माइक्रोकूलम। तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ 10 to the power -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑन दी सरफेस। The electric field in a free space at radial distance 0.2 meter from the point on the surface। तो यहाँ पर उन्होंने स्मॉल r की भी वैल्यू देकर रखी है विच इज 0.2 मीटर, बट कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सरफेस। मतलब अगर ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, तो ये जो हो गई है भैया ये डिस्टेंस है कैपिटल आर, और सरफेस से जो स्मॉल आर है ना इसकी वैल्यू देकर रखी है उन्होंने 0.2 मीटर। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, मान लीजिए पॉइंट पी है, तो एक्चुअल डिस्टेंस स्मॉल आर को मुझे लिखना चाहिए 0.3 मीटर। ऐसे क्यों, बिकॉज कैपिटल आर जो है वो ऑलरेडी 0.1 मीटर बोला है। सो 0.1 प्लस 0.2 गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 0.3। तो यहाँ पर जो टोटल आर है which is the distance of point from the center of sphere is considered to be 0.3 meters। now फिर उन्होंने क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है भैया, E इज इक्वल टू व्हाट दैट इज, एक तो होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो आई कैन राइट E इज इक्वल टू, Q की वैल्यू तो थी नहीं हमारे पास, लेकिन हम जानते हैं Q को मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकता हूं बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया। सो भैया Q वुड बी सिग्मा इनटू एरिया। सो आई एम राइटिंग दिस एज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। किसका एरिया, जिस स्फीयर पर चार्ज डिपॉजिटेड हुआ होगा उसका एरिया, तो उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन वी हैव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय कितना दिया है हमें, स्मॉल आर इज 0.3 का स्क्वायर। सो 0.3 का स्क्वायर ऐसे में लिख सकता हूँ। देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा की वैल्यू देकर रखी है 1.8 इंटू 10 to the power -6 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर कितना दिया है, दिस कैपिटल आर इज 0.1। सो 0.1 इज 1 इंटू 10 to the power -1 और उसका स्क्वायर होगा तो 10 to the power हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इज 3 इंटू 10 to the power -1, उसका अगर आप स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 to the power -2। देखो 10 to the power -2 10 to the power -2 कैंसल, ऊपर क्या है यहाँ पे 1.8 है, दिस इज 9 से अगर 1.8 को आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.2।
कितना आ जाएगा 0.2। सो हमारे पास आ जाता है फाइनल एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो आंसर जो दिया है वो वोल्ट पर मीटर के फॉर्म में है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 6 नहीं तो 2। देखिए ये ऑप्शन मैच हो जाएगा बिकॉज जैसे मैं अगर डेसिमल शिफ्टिंग करता हूँ सो आई कैन राइट दिस एज E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन एप्सिलॉन नॉट वोल्ट पर मीटर एंड दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। A uniformly charged conducting sphere of radius 3.5 centimeter has a surface charge density of 20 microcoulomb per meter square. The total electric flux leaving the surface of sphere is nearly, total electric flux phi को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। Permittivity of free space they have given 8.85 into 10⁻⁻12 in terms of SI unit। चलो देख लेते हैं गिवन डेटा और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पहले लिख लेते हैं। सो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस उन्होंने देकर रखा है 3.5 सेंटीमीटर। सो आई कैन कैलकुलेट इट एज 3.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को उन्होंने देकर रखा है 20 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूं तो सिग्मा इज 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस। सो फाई हमें फाइंड करने के लिए बोला है। देखो सबसे पहले हमारे पास रिलेशन है सिग्मा का, सिग्मा इज गिवन चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां पर Q होता है जो चार्ज है, दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज सिग्मा इंटू एरिया, बराबर है, यस। अब यहाँ पे ये जो Q है, Q कैन बी रिटर्न एज Q इज इक्वल टू सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। पूछा है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी नो भैया फ्लक्स इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखो आई कैन राइट फाई इज इक्वल टू Q की वैल्यू है सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलो फटाफट वैल्यू रखते हैं। सिग्मा की वैल्यू कितनी देकर रखी है उन्होंने, 20 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय जो सरफेस एरिया होगा उस पर्टिकुलर कंडक्टिंग स्पीयर के लिए वो आ जाएगा 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर विच इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। नाउ अब देखो दिस इज 20 इंटू 4 इज 80, तो ये हो गया भैया 80 पाई। सो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर 80 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 इंटू ये जो r है विच इज रेडियस ऑफ स्पीयर इट इज 3.5 सेंटीमीटर, जिसको हमने 3.5 इंटू 10⁻⁻2 लिखा था। अगर मैं उसका स्क्वायर कर लूंगा तो ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 एंड हियर इट इज डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो उन्होंने सब्सटीट्यूट करके फाइनल आंसर निकाला है। तो हम एक काम कर लेते हैं 3.5 के स्क्वायर को पहले देखेंगे। सो 3.5 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो लेट से 35। सो 35 इंटू 35 ये हो जाएगा 25, दिस इज 5, वी हैव 2, 17 अगेन 15, 1, 10। सो ये हो गया 5, 2, 2, 1। सो आ जाएगा ये 12.25। सो 80 पाई मल्टीप्लाइड बाय 12.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो 10⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 होगा, +12 में से 10 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगा 10⁻²। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखो 5 इज इक्वल टू 80 पाई इंटू 12.25 डिवाइडेड बाय
8.85 और बचता है इंटू 10⁻²। अब ये जो पार्ट है कैलकुलेशन का, इसको हमें इंडिविजुअली करके देखना ही पड़ेगा, उसके सिवा तो आंसर आएगा नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो आई हैव 80 पाई, फाई इज इक्वल टू 80 pi multiplied by 12.25 and it is divided by 8.85, ठीक, इंटू 10⁻²। तो देखो 80 पाई को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये होगा 80 इंटू 3.14। तो ऐसे भी कर सकते उल्टा, 331.4 इंटू 80, ये आ जाएगा 32, दैट इज 2 3 12 अगेन 1 25। सो 2 डेसिमल के बाद एक डेसिमल 252.2। सो दिस इज 252.2 इंटू 12.25 को मैं लिख सकता हूँ 1225, नीचे आ जाएगा 885, हियर इट इज 10⁻²। तो एक काम कर लेते हैं, 1225 को 1225 को मैं 885 से डिवाइड कर लूँगा अगर, तो दिस इज 1 टाइम्स 885, बचेगा कितना भैया 0, देन 4, देन 3, तो 340 पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ तो 885 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 16, दिस इज 1, 3 अगेन 3, ये हो गया 3536। तो 4 से नहीं डिवाइड कर सकते, 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली 252.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 लिख के छोड़ देता हूँ इंटू 10⁻²। तो काम कर लेते हैं अब, 252.2 इसको अगर मैं 1.3 से मल्टीप्लाई करूँ, दिस इज 1.3, 3 इंटू 2 इज 6, 6, 15, 5, 1, 7, अगेन दिस वुड बी 2, 2, 5, 2, तो ये आ जाएगा 6, 8, 7, देन 12, दिस इज 1, दैट इज 3, तो 32786, 32786, ये हो गया 327 इंटू 10⁻²। तो आई कैन राइट दिस एज 32.7 इंटू 10⁻3। है क्या कोई आंसर? देखिए 35 इंटू 10⁻3 है, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन ना लेते हुए एक्चुअल वैल्यू को पुट करूंगा ना, तो मेरा जो आंसर आएगा वो नियरली 35 ही आएगा। तो ये जो आंसर होगा हमारा फाइनल आंसर, वो बी, जो डी ऑप्शन है हमारा, ये डी ऑप्शन वही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वही नियरेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कैलकुलेशन वाइज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे and let's see the application of Gauss law for finding electric field intensity due to charged infinite sheet। अब यहाँ पर क्या करना है, हम एक charged infinite sheet ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। तो सपोज दिस इज एन इनफाइनाइट शीट, एक बहुत ही थिन शीट हमने कंसिडर की है, राइट। और इस पर जो चार्ज हम डिपॉजिट करने वाले हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। जब वो डिपॉजिट हो जाएगा तो से Q इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वी आर गोइंग टू डिपॉजिट ओवर दिस पर्टिकुलर शीट यूनिफॉर्मली। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे मैं यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। सो से दीज आर द चार्जेस विच आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। इवनली क्यों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। दूसरी चीज, अगर ये शीट को आप मान लीजिए साइड से देखोगे, सो इट विल लुक लाइक दिस, इस तरीके से हमें शीट दिखेगी। और ये जो शीट है, इसकी थिकनेस हम निग्लिजिबल फिलहाल मान रहे हैं। जब चार्ज डिपॉजिट होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, न केवल एक फेस पर, मतलब ये जो विजिबल फेस है इस शीट का, इस पर तो होगा ही होगा, बट जो बैक साइड में फेस है उस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो टोटल चार्ज है Q, वो यूनिफॉर्मली
इस फेस और बैक फेस, ऐसे दोनों फेस पर हाफ हाफ करके डिपॉजिट हो गया है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। ठीक, चलो अब हम जानते हैं कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होती है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हम सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस सरफेस के दोनों ही साइड पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाते हुए दिखाई देगी। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है से एट सम पॉइंट, तो उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं से पी पॉइंट। तो दिस इज पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ दिस शीट। तो ये हुआ शीट का प्लेन, यहाँ से परपेंडिकुलरली से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब अगर गॉस लॉ की हम हेल्प नहीं लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए बोला जाए तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस है वो अलग अलग पोजीशन पर है ऑन द शीट, दैट्स वाई दे हैव डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम माय पॉइंट पी एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी अलग अलग रहेगी फॉर ईच एंड एवरी चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स to solve electric field intensity by that vector summation wala method. So in order to avoid all this complexity we will be using Gauss law। और गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है उसके लिए हमने देखा था सबसे पहले हमें जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस लेना होता है जो एक क्लोज सरफेस होता है, और उसके बाद में एलिमेंटल एरिया लेकर हम एलिमेंटल फ्लक्स फाइंड करते हैं। इस फ्लक्स का इंटीग्रेशन होता है टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स से हम लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस पी पॉइंट से पास होगी। तो जो मेथड है वो हमारे लास्ट टू एप्लीकेशन जैसी ही रहेगी, बस यहाँ पे आपको एक्चुअल उसको कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। सो से P इज द पॉइंट situated at distance small r, situated at distance small r from the surface of sheet। तो दिस इज माई डिस्टेंस स्मॉल r। बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। अब यहाँ जो गॉसियन सरफेस हम इमेजिन करेंगे उसे हम सिलेंड्रिकल सरफेस के फॉर्म में इमेजिन करने वाले हैं। सो आई एम ड्रॉइंग अ सिलेंडर हियर लाइक दिस, दिस इज द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है उसका एक जो फ्लैट फेस है वो किसे अकोमोडेट करेगा? आपके पी पॉइंट को अकोमोडेट करेगा। आप ये भी कह सकते हो कि जो सिलेंडर का फ्लैट फेस है उसी के ऊपर हमारा पी पॉइंट होगा। और ये जो गॉसियन सिलेंडर है जैसे हमने इस सरफेस के राइट साइड में ड्रॉ किया है वैसे ही गॉसियन सरफेस, आइडेंटिकल गॉसियन सरफेस जो है वो हमें इस शीट के बैकवर्ड जो सरफेस है उसके रिगार्डिंग भी ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इस शीट के दोनों ही साइड था। तो जैसे पी पॉइंट की पॉसिबिलिटी है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम वन ऑफ द फेस, वैसे ही जो सेकंड फेस है वहां पर भी पी पॉइंट इस आर डिस्टेंस पर हो सकता है। इसलिए दोनों ही पॉसिबिलिटी को अकोमोडेट करने के लिए हम क्या करेंगे? गॉसियन सिलेंडर को दोनों ही साइड में ड्रॉ करेंगे फॉर इक्वल लेंथ, इस तरीके से। तो लेट्स से दिस इज माय गॉसियन सिलेंडर और ये उसका दूसरा वाला फ्लैट सरफेस है। ठीक, इस तरीके से जो लेंथ होने वाली है हमारे इस गॉसियन सिलेंडर की, दिस वुड बी आर प्लस आर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक, चलो एक बार हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया तो सेकंड टास्क क्या होता है? वी हैव टू कंसिडर एलिमेंटल एरिया। अब चूंकि इस सिलेंडर के टोटल 3 एरिया है ना, 2 फ्लैट और एक कर्व, तो यहाँ पर हम 3 एलिमेंटल एरिया कंसिडर करेंगे जो होगा ds। सो लेट्स इमेजिन 3 एलिमेंटल एरिया ds। तो एक जो एलिमेंटल एरिया है वो डायरेक्टली मैं p पॉइंट पर इमेजिन कर रहा हूं। तो लेट्स से दिस इज माय एलिमेंटल एरिया ds और इसका जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू एलिमेंटल एरिया। सो दिस इज माय एरिया वेक्टर ds फॉर से फर्स्ट सरफेस, तो इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट सरफेस। वैसे ही जो दूसरा फ्लैट सरफेस है यहां पर देखिए, इसे मैं सेकंड सरफेस करूंगा। यहां पर भी हम एक एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं ds और उसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट वुड बी लाइक दिस। तो दिस इज अगेन एलिमेंटल एरिया वेक्टर ds। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, दिस कर्व्ड सरफेस, अगेन दिस इज माय थर्ड एरिया। तो यहां पर भी हम क्या कर लेते हैं? एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर कर लेंगे से इस पॉइंट पर।
तो देखिए यहाँ पर मैंने एलिमेंटल एरिया ले लिया है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा अगेन इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस, सो आई एम राइटिंग दिस एज ds। ठीक है, चलो इतनी सारी चीजें हो जाएगी। अब हमें गॉस लॉ को अप्लाई करना है। गॉस लॉ किससे डील करता है? फ्लक्स के साथ। और हमें जो गॉसियन सरफेस यहाँ पर मिला है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, यहाँ से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो इन तीनों एरिया से पास होगा। जो टोटल फ्लक्स पास होता है किसी भी क्लोज सरफेस से वो टोटल एरिया से पास होता है, एंड हियर द टोटल एरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस पर्टिकुलरली। नाउ अब मैं क्या कर लेता हूं, ये जो फर्स्ट सेक्शन है यहां से पास होने वाला टोटल फ्लक्स अगर उसको φ1 कहता हूं, सेकंड सेक्शन से पास होने वाले फ्लक्स को φ2 कहता हूं, और कर्व्ड सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स को φ3 कहता हूं। तीनों को जब सम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल फाई और टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सिलेंडर हियर। एक बार वो फ्लक्स मिल गया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आसानी से फाइंड कर लेंगे। चलो प्रोसीजर पर लौट करते हैं। अब देखो मैंने कहा था ये जो चार्जेस है इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द शीट। तो यहां ध्यान से देखना, इस गॉसियन सिलेंडर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वो कैसी दिखेगी आपको? दैट वुड बी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के लेंथ को पैरेलल निकलती हुई दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इस सिलेंडर के एक्सिस से कोई एंगल बनाती हुई जाएगी? नहीं जाएगी। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को एग्जैक्टली पैरेलल दिखाना है टू द लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर, एंड दैट्स व्हाई let's keep a closed watch towards the elemental area. So for first elemental area, can I say the direction of electric field line, the direction of electric field line will be parallel to the direction of elemental area vector. So electric field line and area vector they will have theta is equal to 0 degree for first section, और वैसे ही ये जो हमारा सेकंड सेक्शन है उसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शीट से बाहर आती हुई मुझे मिलेगी उसकी डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होने के कारण जो थीटा होगा यहाँ पर वो भी कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और रही बात थर्ड एलिमेंटल एरिया की, तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस ds को पैरेलल नहीं ट्रेवल कर रही है, वो सारी की सारी कैसे ट्रेवल कर रही है? परपेंडिकुलर टू द एलिमेंटल एरिया का वेक्टर, एंड दैट्स व्हाई here the electric field या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर इनके बीच का जो थीटा है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हमें नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, चलो अब ये जो सारी चीजें हैं चाहे तो हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कंसीडर एन यूनिफॉर्मली charged infinite sheet with area से a, जो इनफाइनाइट शीट का टोटल एरिया होगा उसको हम a मान लेते हैं, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो हम जानते हैं भैया सिग्मा इज Q अपॉन A, तो Q इज नथिंग बट सिग्मा इंटू A। तो टोटल सरफेस एरिया उसको अगर मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल चार्ज डिपॉजिटेड अपॉन दैट शीट, इतना मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे हमें क्या करना है? P पॉइंट को कंसिडर करना है। लेट P बी द पॉइंट situated at perpendicular distance small r from plane of sheet where, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेट। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। ठीक, चलो फिर थर्ड स्टेप होगी गॉसियन सरफेस को इमेजिन करने की। सो आई एम सेइंग इमेजिन अ गॉसियन सिलेंडर whose length is 2 times of r such that one of the flat area
हैव पॉइंट पी ऑन इट। तो एक सेक्शन का जो फ्लैट एरिया है, जो एक सेक्शन एरिया है, वो किस पर आ रहा है, पॉइंट पी पर आ रहा है। तो यहीं से हम ये भी समझ सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर गॉसियन सिलेंडर इज हाफ ऑन वन साइड एंड हाफ ऑन अनदर साइड एज शोन इन फिगर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमें एलिमेंटल एरिया कंसिडर कर लेने हैं। तो लेट ds बी द एलिमेंटल एरिया along section 1, 2 and 3 respectively। चलेगा। नाउ वी नो लास्ट टाइम हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के केस में लिया था, वैसे ही द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल टू सम ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू इंडिविजुअल एरियाज। तो पहला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन ध्यान से देखो, ये जो पहला सेक्शन है, इसमें से जो ds वाले एरिया से पास होने वाला फ्लक्स होगा वो होगा एलिमेंटल फ्लक्स d फाई। इसको जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो वी विल बी गेटिंग 5 फॉर सेक्शन 1, वैसे ही 5 फॉर सेक्शन 2 और 5 फॉर सेक्शन 3। ऐसे तीनों सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फ्लक्स को फाइंड करेंगे, और एक बार जब हमें फ्लक्स मिल जाएगा तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी देखेंगे। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos of theta for first surface plus closed loop integration of e ds cos of theta for second surface plus closed loop integration of e ds cos of theta for third surface। out of that first and second surface they are flat surfaces, जहां पर थीटा जो है, देखो यहाँ पे where the theta which is angle between e and ds is how much 0 डिग्री। और बचा जो ये थर्ड सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना था 90 डिग्री। सो वी कैन सिंपली राइट दिस फॉर फर्स्ट सरफेस दिस इज ई ds cos of 0 प्लस क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई ds अगेन cos of 0 for second surface and for third surface plus closed loop integration of e ds cos of 90 and we know भैया cos 90 की वैल्यू होती है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो ये तो हट ही गया। तो बचता क्या है हमारे पास, टोटल फ्लक्स इज 2 टाइम्स ऑफ क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos of 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो phi इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds। ठीक है, इतना अगर हमारे पास आ गया है, अब देखो बाकी का कितना इजी है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वी नो भैया एज पर गॉस जो phi होता है इट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई कैन राइट हियर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e। नाउ देखो ये जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन है किसका है, एलिमेंटल एरिया ds का है। ये जो एलिमेंटल एरिया है वो इस सिलेंडर के फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो जो गॉसियन सिलेंडर हमने ड्रॉ किया था उसका ये फ्लैट सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हो सकता है, तो जितनी बड़ी हमारी ये शीट है, जितना एरिया इस शीट का है ना, उतने एरिया का फ्लैट सरफेस हम यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ गॉसियन सिलेंडर का फ्लैट सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इस ds का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ds कितना बड़ा होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट जितना होगा। इसलिए मैं ds के क्लोज लूप इंटीग्रेशन को डायरेक्टली लिख रहा हूँ a विच इज माई एरिया ऑफ द शीट, एंड दैट्स वाई e विल बिकम इक्वल टू q अपॉन 2 times of epsilon naught into a, and this will be my first expression to find electric field intensity। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे देखिए जो टोटल चार्ज डिपॉजिट था उसको हमने लिख लिया था सिग्मा इंटू ए। अगर इसे इनकॉर्पोरेट करता हूं सो आई कैन राइट E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। भैया ए कैंसिल हो गया तो क्या बचता है हमारे पास, वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू ओनली सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो फिर से इस फॉर्मूले पर लौट कर आने वाले हैं। तो ध्यान से देखो हुआ क्या है,
sigma upon epsilon naught, this is actually the electric field intensity, okay, and इसकी जो हाफ वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो हाफ वैल्यू है वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड में 2 आ गया। ये हमें क्या बताता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ टोटल डिपॉजिट चार्ज रही होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो हाफ पार्ट है वो इस शीट के एक साइड में एग्जर्ट हो रहा है। चूंकि ये पी पॉइंट हमने शीट के एक साइड में ही लिया था तो हाफ ऑफ दैट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की हाफ वैल्यू दैट इज 1/2 becomes equal to sigma upon 2 times of epsilon naught, which is basically electric field intensity exerting at point P here. That's why we had to consider Gaussian surface और Gaussian cylinder on both side of the sheet. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर अस वाइल सॉल्विंग वेरियस न्यूमेरिकल्स। चलेगा, देखो अब आपको ना ग्राफ भी पूछ सकते हैं जो इंटेंसिटी वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो मान लो graph for electric field intensity variation with respect to distance r, with respect to distance r। अब देखो ध्यान से समझेंगे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया तो एक्सप्रेशन क्या मिला है, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये जो a है विच इज एरिया ऑफ शीट, हमारी जो शीट है उसका ये एरिया a है। यहां पर कहीं भी P पॉइंट के डिस्टेंस का कोई मेंशन नहीं हुआ है, मतलब ये P पॉइंट चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है Q अपॉन वाला यहाँ पर कहीं पे भी स्मॉल r नहीं आता है पिक्चर में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसका कोई रिलेशन नहीं है डिस्टेंस के साथ। तो चाहे P पॉइंट पास हो चाहे दूर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एक्टिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर पॉइंट P। तो जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा देखना, इफ आई ड्रॉ ग्राफ हियर इन बिटवीन E एंड R, सपोज वर्टिकल एक्सिस इज E, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज R। तो E की एक बार अगर वैल्यू फिक्स हो गई तो दिस इज द वैल्यू ऑफ E से इट विल बी रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द डिस्टेंस। तो चाहे डिस्टेंस कुछ भी रहने दो, ये होगा नेचर ऑफ ग्राफ। आ गई ये बात समझ में। दिस वॉज द पार्ट रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनेटली चार्ज शीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। चलेगा, नाउ यहाँ से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी देकर रखी है भैया 3 माइक्रोकूलम, दैट इज 3 × -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए बोला है एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट। अब चाहे नियर द सरफेस ऑफ द शीट हो चाहे अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शीट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं रहेगा, वो सेम ही रहेगा। सो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भैया हमें पता है, इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो हियर इट इज एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 1.5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसका यूनिट लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो वो क्या होता है, कूलम न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। अगर आप इसको और डिटेल में सॉल्व करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, वी नो भैया E इज इक्वल टू से 1.5 इंटू 10⁻6 नीचे आएगा 8.85 इंटू 10⁻12, 10⁻12 ऊपर चले जाएगा तो +12 हो जाएगा। सो वी विल गेट E इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 8.85। आई कैन राइट 150 डिवाइडेड बाय 885 अगेन into 10 to the power here it would be 6, so what I can do 1500 into 10 to the power 5 लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 885। ठीक, सो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स तो नहीं हो सकता, सो ये हो जाएगा से 1 पॉइंट, चलो करके देखते हैं 1500 डिवाइडेड बाय 885। तो 1500 डिवाइडेड बाय 885, दिस इज 1, दिस इज 885, that is 615। यस, तो ये आ जाएगा पॉइंट, दिस इज 0। अगर मैं 885 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज 5, वी हैव 3,
this is 9, again we have 5, this is 6 1, so 6 1 9 5 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.65 या 1.67 वगैरह कुछ आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ 1.7, तो ये हो जाएगा भैया देखो 1.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अगर पूरा सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ 1.7, थोड़ा सा कम ही आएगा उससे, बट अप्रोक्सीमेटली इट इज 1.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरा एप्लीकेशन है विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को देख लेते हैं। बहुत इजी है, ये समझने में इजी है, और यहाँ से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आगे चल के बहुत आसानी रहेगी अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो लास्ट का जो पहला एक्सप्रेशन था वहाँ पर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर, और कंडक्टिंग स्फीयर में हमने देखा था कि चार्जेस जो होते हैं वो कहाँ पर डिपॉजिट होते थे, दे यूज टू गेट डिपॉजिट ओवर द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर ओनली। नाउ बिकॉज द sphere here is non-conducting and solid, we can say the charges will be deposited not only upon the surface but throughout the volume। अगर मान लो कैपिटल R जो है C, if I say कैपिटल R is the radius of sphere, और मैं कोई एक पॉइंट ले लूंगा बाहर, यहाँ पर मान लेते हैं एक P पॉइंट है, और जहाँ पर मुझे क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड किया जाएगा इस केस में, तो बहुत सिंपल है, मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा यहाँ पर, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सो लेट्स से दिस P पॉइंट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस स्मॉल r हियर, ओके, सो लेट्स से P पॉइंट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस small r, and definitely small r is greater than capital R here, and I need to find the electric field intensity। तो चलो फट से गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं P पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसका सेंटर और स्फीयर जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उन दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड हो रहा है। इसका मतलब जो गॉसियन सरफेस है ना, या फिर गॉसियन स्फीयर है, उसका रेडियस हो गया स्मॉल r। चलो अब हम क्या कर लेंगे, फट से यहाँ पर एलिमेंटल एरिया कंसिडर कर लेते हैं। सो से P पॉइंट पर मैंने एलिमेंटल एरिया ds कंसिडर किया, जिसके कारण जो फील्ड वेक्टर होगा दैट वुड बी लाइक दिस। और हम जानते हैं किसी भी स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा उस स्फीयर के सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ ds से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बिकॉज ऑफ द चार्जेस अपॉन दिस सरफेस ऑफ द स्फीयर, वो परपेंडिकुलर होगी स्फीयर के सरफेस को, एंड दैट्स व्हाई this electric field line will make angle of 0 degree here, theta will be 0 degree with respect to elemental area का वेक्टर। ठीक है, चलो अब ऐसे केस में अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई कर लूँ गॉस लॉ को, तो phi will be equal to C, phi will be equal to क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos of 0। तो ये आ जाएगा भैया phi is q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू E इंटू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ओनली ds। नाउ ds इज एलिमेंटल एरिया अपॉन गॉसियन स्फीयर, सो जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया मिलेगा गॉसियन स्फीयर का विच वुड बी E इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, अगेन वी हैव q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली E का जो एक्सप्रेशन है वो क्या निकल कर आया है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड स्मॉल r का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, दिस फॉर्मूला, एंड अगर हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर होता इस तरीके से, जहाँ पर उसके जो टोटल चार्जेस थे वो कैसे डिपॉजिट थे, सिर्फ स्फीयर पर, और अगर P पॉइंट स्फीयर के आउटसाइड कहीं लाई करता है तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल कर आई थी, k q अपॉन r स्क्वायर की फॉर्म में निकल कर आई थी। एंड यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अगेन, इफ यू सी केयरफुली, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज k, तो k q अपॉन r स्क्वायर की फॉर्म में निकल कर आई है। इसका मतलब है अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे थ्रू आउट द वॉल्यूम हो या फिर ओनली फॉर द सरफेस हो, लेकिन अगर P पॉइंट उस स्फीयर के कहीं बाहर है तो आप उन सारे चार्जेस को एज अ पॉइंट चार्ज इमेजिन कर सकते हो एट द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड डायरेक्टली अप्लाई द रिलेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर P पॉइंट सिचुएटेड है आउटसाइड द स्फीयर, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। सो आई कैन राइट हियर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, आप
क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी, ये हमें नोटिस करना है। दूसरी चीज, अगर मैं इस चार्ज को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में मेंशन करता, मतलब क्या है, ये जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये थ्रू आउट द वॉल्यूम है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कंसिडर कर सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, सो आई कैन राइट क्यू इज नथिंग बट रो इनटू वॉल्यूम। तो चलो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं इस फॉर्मूला में, क्या मिलेगा हमें, सो क्यू को मैं लिख रहा हूँ रो इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय हियर स्मॉल आर का स्क्वायर, दिस इज माय ई। अब वॉल्यूम किसका, तो उस स्पीयर का वॉल्यूम जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था, तो वो आ जाएगा रो इंटू 4π3 पाई कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो देखो 4 पाई कैंसिल, क्या बचता है, रो इंटू कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी if we are given the volumetric charge distribution और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या नोटिस करनी है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि व्हाट इफ दिस पी पॉइंट इज सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो जैसे ही सरफेस ऑफ द स्फीयर पर आपको बोला पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए स्मॉल आर की जगह क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल आर, बिकॉज स्मॉल आर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल आर एट द सरफेस। तो इफ आई राइट हियर एट सरफेस स्मॉल आर इज एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल आर, तो फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज आज नोटिस करोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी ना, कहाँ पर, एट द सरफेस ऑफ द स्पीयर, वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी देयर इफ पॉइंट रिसाइड्स एट द सरफेस ऑफ द स्पीयर। ठीक, थर्ड केस क्या हो सकती है, ये हमारी थी भैया सेकंड केस। थर्ड केस हो सकती है इफ पी पॉइंट इज इनसाइड, पी इज इनसाइड द स्फीयर। देखो नोटिस करने वाली क्या चीज है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता, तो हम जानते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था इट वाज ऑन द सरफेस, और अगर मैं पी पॉइंट को अंदर लेता हूं और पी पॉइंट से होते हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही है उसे कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं गॉसियन सरफेस लेता हूं, तो बिकॉज क्यू इज इक्वल टू 0 इनसाइड द गॉसियन स्फीयर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज 0। कब, अगर मेरा स्फीयर कंडक्टिंग टाइप का है। लेकिन यहां पर ऐसा है क्या, नहीं, हियर द स्फीयर इज having non-conducting in nature, therefore charge is residing throughout the volume of sphere। तो चलो ये जो हमने अभी डिस्कस करना स्टार्ट किया है P is inside the sphere, इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। तो मान लो मेरे पास इस तरीके से एक स्फीयर है, इस पर मैंने चार्जेस डिपॉजिट करके रखे हैं, तो से दिस इज द चार्ज विच इज डिपॉजिटेड यूनिफॉर्मली नॉट ओनली एट द सरफेस बट ऑल्सो थ्रू आउट द वॉल्यूम। इस स्फीयर का जो रेडियस था वो था कैपिटल आर, तो से कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड नाउ आई एम इमेजिनिंग माई पॉइंट पी inside the sphere। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड इनसाइड द स्फीयर, और हमें यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जर्ट होनी है उसे कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पी पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, जो बेसिकली क्या होगा, एक स्फीयर ही होगा। फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं, और इस एलिमेंटल एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा भैया गॉसियन सरफेस को, दैट वुड बी एरिया वेक्टर ds। अब चूंकि चार्जेस थ्रू आउट द वॉल्यूम भी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो वी कैन से भैया फ्यू चार्जेस विल देयर इनसाइड द गॉसियन स्फीयर एज वेल। पहले कंडक्टिंग के केस में 0 था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो जो चार्जेस यहाँ इस गॉसियन स्फीयर के अंदर है उन्हें मैं एक नाम दे देता हूँ, से क्यू इन। तो जो नेट फ्लक्स पास होगा फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस, दोज फ्लक्स विल बी बिकॉज ऑफ दिस क्यू इन। तो हम लिख सकते हैं भैया फाई वुड बी इक्वल टू Q in divided by epsilon naught as per Gauss law when the Gaussian sphere is actually passing through point P which is situated inside the sphere। ये जो P पॉइंट है हम मान लेते हैं कि स्मॉल r डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर।
चलेगा। और गॉसियन स्फीयर एंड फिजिकल जो हमारा स्फीयर है उन दोनों के सेंटर को हमने कोइंसाइड करके यहाँ पर रखा है। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि फाई इज नथिंग बट क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन होगी वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी बिकॉज चार्जेस आर डिपॉजिटेड इनसाइड द गॉसियन स्फीयर। और यह जो गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी टू द सरफेस ऑफ गॉसियन स्फीयर, एंड दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर दे आर पैरेलल। तो इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई एंड डी एस, here it would be 0 degree. So I can write phi is equal to closed loop integration of E ds cos of 0. Cos 0 की वैल्यू होती है 1. So I get phi is equal to E into closed loop integration of ds. Now हमें ये पता है कि जो एलिमेंटल एरिया है ds, ये एलिमेंटल एरिया ds, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सकता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर। जिस गॉसियन स्फीयर की रेडियस थी स्मॉल आर, सो आई कैन राइट दिस ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 वुड बी इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर इस 4 पाई स्मॉल आर को मैं शिफ्ट कर दूंगा तो दिस वुड बिकम ई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है टोटल चार्ज गिवन टू दिस स्फीयर। इस पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे कितना चार्ज एनक्लोज्ड हुआ है, मतलब क्यू इन की वैल्यू हमारे पास नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे तो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू इन को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टोटल चार्ज क्यू। उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए हम हेल्प लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। हमें पता है जो टोटल चार्ज, देखिए जो टोटल चार्ज डिपॉजिट हुआ होगा स्टार्टिंग में, मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इनिशियली मान लो ये हमारे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर जो टोटल चार्ज डिपॉजिटेड है वो है क्यू, ठीक है, दिस वॉज क्यू, और कैपिटल आर वॉज रेडियस ऑफ दिस टोटल स्फीयर। So I can write rho is nothing but Q upon volume was 4/3 pi capital R का क्यूब। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, अब अगर हमने गॉसियन स्फीयर इमेजिन किया है, ध्यान से समझो, ये है मेरा गॉसियन स्फीयर, टोटल स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है लेकिन गॉसियन स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है। इसके अंदर जो चार्जेस है वो है क्यू इन, दोस चार्जेस आर क्यू इन। तो अगर मैं इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालूं तो वो हो जाएगा total charge inside the Gaussian sphere divided by volume of Gaussian sphere, that would be 4/3 pi small r का क्यूब। This is my equation number 2। Now जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, इसलिए रो फॉर कंप्लीट स्फीयर विल बी इक्वल टू रो फॉर गॉसियन स्फीयर हियर। जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इसके लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये मेरे पास ऐसा एक बॉक्स है और इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है से इट इज 5 मीटर क्यूब। इसके अंदर मैं लिक्विड भर रहा हूं और मान लो इस 5 मीटर क्यूब वाले बॉक्स के अंदर 5 kg ऑफ लिक्विड आ चुका है, ठीक है, वाटर हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो ये 5 kg ऑफ लिक्विड आ चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं चलो बताओ रो दैट इज मास डेंसिटी क्या होगी, तो आप कहोगे 5 kg अपॉन 5 मीटर क्यूब, दैट इज 1 kg, दिस इज 1 kg पर मीटर क्यूब। इतना आ गया समझ में। अब एक काम कर लेते हैं, इसी बॉक्स के अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम हम कंसिडर कर लेते हैं विच इज ऑफ से 1 मीटर क्यूब। तो हम जानते हैं अगर लिक्विड मान लीजिए कोई वाटर है इसके अंदर फिलअप कर दिया जाए तो वो यूनिफॉर्मली सभी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए अगर ये छोटा सा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो इसके अंदर जो लिक्विड आएगा वो भी कितना आएगा, 1 kg का आएगा। एंड इन दैट केस रो वुड बी 1 kg पर 1 मीटर क्यूब एंड आंसर वुड बी अगेन 1 kg पर मीटर क्यूब। तो इसलिए डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल यूनिफॉर्म है तो, और वही यहाँ पर भी केस है। चूंकि हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर कंप्लीट स्फीयर was exactly equal to volume charge density for Gaussian sphere as well। ठीक,
तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, दैट्स व्हाई राइट हैंड साइड हैज टू बी इक्वल. सो व्हाट आई कैन डू हियर, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब वुड बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब. 4/3 पाई कैंसिल अगर हो जाता है तो व्हाट वी गेट, क्यू इन इनसाइड चार्जेस इज नथिंग बट क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, और उसका मैं कंप्लीट क्यूब ले सकता हूँ. और इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, हमारे इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ पर इसको पुट कर लेंगे, व्हाट डू आई गेट, सी हियर इट इज क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैपिटल आर का क्यूब भी मैं लिख रहा हूँ और बचता है स्मॉल आर का स्क्वायर. स्मॉल आर का स्क्वायर और यहाँ पे आर के क्यूब से वो हट जाएगा. सो ई विल बी इक्वल टू, प्लीज लुक केयरफुली, क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई epsilon naught into capital R का cube. And now from here you can see electric field intensity is now directly proportional to the value of small r, where small r is the distance of any point where I have to find electric field intensity from the center of sphere. तो देखो जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, अंदर के जो चार्जेस है गॉसियन स्फीयर के, वो उनका जो कवरेज है वो भी बढ़ेगा. तो अगर p पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो और ज़्यादा चार्जेस है स्फीयर के अंदर आ जाएंगे. अगर इस p पॉइंट को सरफेस पर लेकर आता हूँ तो सारे ही चार्जेस आ गए कहाँ पर, उस स्फीयर के अंदर या गॉसियन सरफेस के अंदर. और अगर इस p पॉइंट को बाहर शिफ्ट कर दूंगा तो फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी क्योंकि अब चार्जेस नहीं बढ़ रहे हैं. तो अगर p पॉइंट अंदर है तो जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे राइट फ्रॉम 0 टू कैपिटल R डिस्टेंस तक. ठीक है, तो इससे हम जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं. देखो ध्यान से समझना, एक होगा इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर जहां पर शुरुआत में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, वेयर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. तो जैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बढ़ते जाएगा. एट सरफेस आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी. क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो चार्जेस है वो अब हमने अकोमोडेट कर लिए हैं इन द गॉसियन स्फीयर. लेकिन आउटसाइड, अगर आउटसाइड ऑफ सरफेस में ले रहा हूं, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ठीक है, कौन सा स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ. सो यहां पर अगर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होता है तो E की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी R स्क्वायर के साथ. तो यहीं से निकल कर आएगा रिलेशनशिप फॉर द ग्राफिकल वेरिएशन. तो अगर दिस इज E है एंड दिस इज स्मॉल r है तो इनिशियली राइट फ्रॉम 0 धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R को. सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. यहाँ तक जो है रिलेशनशिप फॉलो होगा वेयर दिस पॉइंट इट्स से स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. ठीक है, P पॉइंट का जो डिस्टेंस है अब वो सरफेस तक आ चुका है. उसके बाद में जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर. इसका मतलब है दिस पार्ट रिप्रेजेंट इनसाइड स्फीयर एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ दैट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड दैट स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम बिकॉज इट वॉज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. तो आई होप इतनी सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने कवर की है. आपको क्या करना है, इसको थरोली रिवाइज करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं. अगर मैं आपको एक सलाह दूं तो वो ये हो सकती है, आप क्या कीजिए, आपके पास अगर कोई A4 साइज का पेपर है तो उसके आप फोल्ड्स बना लीजिए, 4 फोल्ड. पहले फोल्ड में आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का एक्सप्रेशन लिखिए. सेकंड फोल्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर. थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट एंड लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ऐसे चारों ही गॉस के एप्लीकेशन को वन आफ्टर अनदर ऐसे लिख लीजिए ताकि एग्जाम के समय में आपको इजीली फॉर्मूले को कंपेयर करते आ जाना चाहिए और फास्ट रिवीजन भी
हो जाना चाहिए। तो फॉर्मूले कंफ्यूज नहीं करेंगे। साथ में आपको चारों ही जो फोल्ड्स मैंने बताए हैं वहां पर ग्राफ को भी ऐसे रिप्रेजेंट करके रख लेना है, किसका ग्राफ किस तरीके से है। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर क्विक रिवीजन एंड टू अवॉइड द कंफ्यूजन रिगार्डिंग वेरियस फॉर्मूले। ठीक, तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।